ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं शर्मा पूनम आपके साथ जो है विज्ञान विषय की भाग 1, ठीक है, 9th के विज्ञान विषय के भाग 1 पार्ट दूसरा जो हमारा है कार्य और ऊर्जा। तो इस पार्ट का हम जो है रिवीजन कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इस पार्ट को पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के कार्यों को अंकित किया गया है। तो यहाँ देखिए जैसे कि एक लड़की जो है वो पुस्तक में लिख रही है, नोटबुक में लिख रही है। फिर एक बच्चा जो है वो बॉल से खेल रहा है और एक लड़की जो है टीवी देख रही है और एक व्यक्ति बोझा ढो रहा है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का कार्य हो रहा है। किस प्रकार का, अगर दैनिक व्यवहार में हम देखा जाए मतलब कहें तो यहाँ पर कोई लिख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो किसी न किसी प्रकार का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो कोई मानसिक कार्य कर रहा है और कोई शारीरिक कार्य कर रहा है। जैसे कि व्यक्ति अगर बोझा ढो रहा है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह बोझे को ले जा रहा है, यानी कि ये शारीरिक कार्य कर रहा है। जो लड़की लिख रही है या फिर जो टीवी देख रही है, वो एक प्रकार का कार्य कर रही है, लेकिन वो मानसिक कार्य है, ठीक है? जहाँ पर उसका कोई विस्थापन नहीं है, मतलब कहीं एक जगह से दूसरे जगह वो जा नहीं रही है। तो इस डायग्राम में आपको हाँ, ऐसा बता सकते हो आप कि यहाँ पर कार्य हो रहा है किसी प्रकार का, किसी न किसी प्रकार का, यानी कि मानसिक या फिर शारीरिक प्रकार का कार्य हो रहा है। तो बच्चों, कार्य और ऊर्जा इस पाठ में हम देखेंगे कि कार्य क्या है, कार्य की परिभाषा देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देखिए, हम कह सकते हैं कि हमने कार्य किया, बहुत कार्य किया, मैंने बहुत पढ़ाई की, तो मैंने बहुत कार्य किया, लेकिन उसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम उसे कार्य नहीं कहेंगे जब तक कि किसी पिंड पर हम कोई बल लगाकर उसका अगर विस्थापन होता है तो ही कार्य होता है, ऐसा माना जाता है। तो उसके आगे हम परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स जो इस पाठ के अंतर्गत है वो रिवीजन करने वाले हैं, तो उसे अभी हम देखेंगे। कार्य की परिभाषा पहले देखते हैं। किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ, ऐसा कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, विस्थापन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप विस्थापन नहीं होगा तब तक आपका कार्य हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो विस्थापन होना बहुत जरूरी है। किसी पिंड पर जब हम बल प्रयुक्त करते हैं तो उस पिंड का अगर विस्थापन होता है तो हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। आपने बहुत पढ़ाई की, एक जगह बैठकर आपने मानसिक कार्य किया है, इसे हम दैनिक व्यवहार में कह सकते हैं कि आपने बहुत काम किया। लेकिन जब तक आपने कोई विस्थापन बल लगाकर किसी पिंड का अगर विस्थापन नहीं हुआ है तो हम उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं कह सकते। तो इसलिए ध्यान रखिए, कार्य की परिभाषा, किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। तो कार्य का जो सूत्र है वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, बल गुणे विस्थापन। तो ये हो गया। इसके बाद आगे ये डायग्राम देखकर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक लड़की है जो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है छोटा, उसे वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जा रही है, यानी कि विस्थापन हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि कार्य हो रहा है। दूसरा ब डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि लड़की जो है एक खिलौने को खींच रही है, तो यहाँ पर भी वो क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी कि कार्य हो रहा है। तीसरे डायग्राम में, क वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक गाड़ी है जिसे दूसरी गाड़ी खींच रही है, तो यहाँ पर भी विस्थापन हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्य हो रहा है। तो आपने अच्छे से समझ लिया कार्य क्या है। इसके बाद कार्य की इकाई देखेंगे हम। तो कार्य का जो सूत्र मिला है हमें, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो इस सूत्र के द्वारा ही हम उसकी इकाई को बताएंगे। तो आपको पता है कि दो प्रणाली होती है हमारे पास, एसआई प्रणाली और सीजीएस प्रणाली। तो पहले हम एसआई प्रणाली में देखते हैं कि कार्य की इकाई क्या है। तो बच्चों, एसआई प्रणाली में सबसे पहले जो हमारा सूत्र है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो हम बल और विस्थापन जो हमने इनका जो गुणज है उसी को लेकर हम इसकी इकाई निकालते हैं। तो एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है,
और विस्थापन की जो इकाई है वो मीटर होती है। तो इसलिए कार्य की इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन है, तो बल की इकाई है न्यूटन और विस्थापन की इकाई है मीटर, तो इसलिए ये हो गया न्यूटन मीटर। तो इसे हम कह सकते हैं, न्यूटन मीटर को साथ में हम कह सकते हैं कि ये जूल है, ठीक है, तो इसे ही हम जूल कहते हैं। तो कार्य की इकाई यहाँ पर हमको क्या मिलती है, जूल मिल जाएगी। ओके, अब हम समझते हैं कि एक जूल क्या होता है। तो जब एक जूल का अर्थ होता है कि 1 न्यूटन का अगर बल आपने लगाया है किसी पिंड पर, आपने 1 न्यूटन का अगर आप बल लगाते हो, तो उसके बल की दिशा में जो 1 मीटर का जो विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य को हम 1 जूल कहते हैं। तो बच्चों आपने समझ लिया जूल क्या है, कार्य की इकाई है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1 जूल इज इक्वल टू 1 मीटर गुणे 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, 1 जूल, जे से जूल होता है, 1 न्यूटन को हम एन कैपिटल लेटर एन से दर्शाएंगे, और 1 मीटर, मीटर को हम स्मॉल लेटर एन से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमको ये मिल गया, कार्य की इकाई जूल है, और जूल को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। आगे देखते हैं सीजीएस प्रणाली में। अभी हमने देखा एसआई प्रणाली में, अब हम सीजीएस प्रणाली जो है एक तरह की छोटी इकाइयों के लिए होती है। तो सीजीएस प्रणाली में हम देखेंगे कि बल की इकाई जो है, हमने देखा एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या थी, बल की इकाई न्यूटन थी। तो यहाँ पर सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या हो जाएगी, डाइन हो जाएगी, और विस्थापन की इकाई एसआई प्रणाली में हमने देखा कि मीटर थी, यहाँ पर हो जाएगी सेंटीमीटर। तो इसलिए कार्य की जो इकाई होगी सीजीएस प्रणाली में, वो क्या हो जाएगी, डाइन गुणे सेंटीमीटर, यानी कि डाइन सेंटीमीटर। तो इसे हम कह सकते हैं अर्ग, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं अर्ग। तो एक अर्ग को देखते हैं हम कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर आपने एक डाइन बल जो है किसी पिंड पर लगाया है, और बल की दिशा में अगर 1 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, एक अर्ग कार्य हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये सीजीएस प्रणाली में हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि हमने कार्य की इकाई जो है एसआई प्रणाली में जूल और सीजीएस प्रणाली में अर्ग, ये पता किया है। तो एक अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1 डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जूल और अर्ग में संबंध। तो देखिए बच्चों, जूल और अर्ग में जो संबंध है उसमें हम देखते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है, 10 घाते 5 डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। और 1 मीटर जो है आपको पता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 100 को हम 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं आप। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 को हम 10 की घाते 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्य का हमारा जो सूत्र है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 जूल, जो हमने निकाला था कार्य की इकाई, 1 जूल बराबर बल की इकाई क्या है, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर विस्थापन की इकाई। तो यहाँ पर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन की जगह पे आप रख दीजिए 10⁵ डाइन। तो 10 की घाते 5 डाइन रख दिया हमने 1 न्यूटन की जगह पे, और 1 मीटर की जगह पे आप रखेंगे 10 की घाते 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको पता है घातांक के नियमानुसार अगर आधार समान होते हैं, 10-10 समान है, तो उसकी जो घात है 5 और 2 वो जुड़ जाएगी। तो 5 और 2 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घाते 7 डाइन सेंटीमीटर। तो इसलिए हमको प्राप्त होता है कि 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 डाइन सेंटीमीटर जो है। अभी हमने देखा कि डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग लिख सकते हैं, तो ये अर्ग हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमको मिल गया जूल और अर्ग में संबंध। तो जूल और अर्ग में संबंध क्या है दिखाएंगे हम, 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10 की घाते 7 अर्ग के बराबर होता है, 10⁷ अर्ग, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको जूल और अर्ग में संबंध। आगे देखेंगे हम कि कार्य देखा हमने, कार्य की परिभाषा, उसकी इकाई देखी। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कार्य होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, जिस समय बल और विस्थापन, देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बल और विस्थापन की। जो हमारा सूत्र है कार्य का जो हमने निकाला, उसमें क्या मिला था हमको, बल गुणे विस्थापन। तो इसलिए जो भी कार्य होगा वो बल और विस्थापन के अराउंड ही घूमेगा।
तो इसलिए देखिए जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, अगर आपने जिस दिशा में बल लगाया है उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिए कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होता है, ठीक है, तो उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बल और विस्थापन के बीच में जो बल आपने जिस दिशा में लगाया है और विस्थापन जिस दिशा में होगा, तो उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, तो यहाँ देखिए अगर मैंने सीधी दिशा में अगर बल लगा रही हूँ, मैं सामने मतलब किसी पिंड पर बल लगा रही हूँ और वो उसी दिशा में, बल की दिशा में ही आगे मूव करता है, विस्थापित होता है, तो वहां पर थीटा का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि कोई कोण नहीं बनेगा वहां पर। तो थीटा जो होगा उसको हम 0 लेंगे, तो उस समय उस बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। दूसरा है, जिस समय बल और विस्थापन की दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि अगर मैंने बल लगाया एक दिशा में और वो अगर उल्टी तरफ विपरीत दिशा में जो है उसका विस्थापन होता है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान है 180, 180 से आप क्या समझते हैं कि हाफ सर्कल, करेक्ट। हाँ, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल, तो 180, उसका मान कितना होता है 180। ठीक है, तो आपका जो है बल लगाया आपने एक दिशा में और विस्थापन जो हुआ है वो विपरीत दिशा में हुआ, उसकी उल्टी तरफ हुआ है, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तीसरा है, जिस समय बल लगाने पर विस्थापन ही नहीं होता है, अगर आपने बल लगाया है और विस्थापन हुआ ही नहीं, जो पिंड पर आप बल लगा रहे हो उसका कोई विस्थापन, वो अपने जगह से हिला ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो बल और विस्थापन जो है एक दूसरे के क्या होता है, उस कंडीशन में लंबवत होता है। लंबवत का मतलब होता है कि 90 एंगल, ठीक है, वहां पे थीटा का जो कोण बनेगा बल और विस्थापन के बीच में, वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो उस समय बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ समझ लीजिए आप कि अगर थीटा का मान जो है 0 होता है तो उस समय धनात्मक कार्य होगा, थीटा का मान जो है 180 होगा तो ऋणात्मक कार्य होगा, और अगर बल और विस्थापन जो है, बल लगाने पर अगर विस्थापन नहीं होता है, वो एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 डिग्री का वहां कोण बनता है, तो उस समय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ये देखा हमने धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। अब हम देखेंगे कार्य का समीकरण। तो बच्चों मान लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया जो बल है, मैंने जो बल लगाया है समझिए कि वो F है, उसे हम F से दर्शाते हैं, और विस्थापन की जो दिशा है उसमें लगा बल, जिस दिशा में विस्थापन हुआ है वो अगर हम F1 लेते हैं, ठीक है, मैंने जो बल लगाया है वो F है, और देखिए यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में आप देखिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, ब्लॉक है, एक रेक्टेंगुलर पीस दिख रहा है आपको नीचे, तो उसके साइड में एक एरो मार्क गया हुआ है, दो, एक समांतर मतलब ब्लॉक के सीधे सीधे में एक एरो गया हुआ है जहाँ पे F1 लिखा हुआ है, और जो एक ऊपर की तरफ एरो गया है वो F है। ठीक है, तो यानी कि मैं जो बल लगा रही हूँ वो F है, इसको हम समझेंगे इस डायग्राम से। देखिए ये जो ब वाली आकृति है, इसमें क्या हो रहा है कि ये लड़की जो है एक खिलौना खींच रही है। अच्छा, जो खींच रही है तो वो रस्सी के ऊपर बल लगा रही है, ठीक है, तो ये रस्सी के ऊपर बल लगा रही है, तो जो रस्सी है वहां पे आप समझिए कि वो बल रस्सी पर लगा रही है, यानी कि F बल लगा रही है, तो उसे ही हम F बल काउंट करेंगे। ठीक है, और जो विस्थापन लेकिन जो हो रहा है वो ऊपर की दिशा में नहीं हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, जमीन पर हॉरिजॉन्टल वे में हो रहा है, मतलब क्षैतिज दिशा में हो रहा है, जमीन पर हो रहा है। ठीक है, तो वो जो क्षैतिज दिशा में जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, आपका F1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा आपको कि F क्या है, F कहाँ लग रहा है बल और F1 कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आप अभी जो ऊपर लिखा हुआ है एरो पे वो आपका F हो गया, और नीचे जो डॉट लाइन दी हुई है वो F1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है उसको हम F1 लेंगे, और जो बल हम लगा रहे हैं वो F लेंगे। तो माना कि प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया जो बल है हमारा वो F है, और विस्थापन की जो दिशा में बल लग रहा है वो क्या है, F1 है, और विस्थापन जो है वो S, तो विस्थापन को हम S से स्मॉल s से लिखेंगे, तो विस्थापन है, यहाँ पर विस्थापन हुआ है, S विस्थापन हुआ है, तो इस समय किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा बताइए, W बराबर F1 गुणे S,
ठीक है, बल गुणे विस्थापन। तो बल हमको कौन सा वाला लेना है, जो विस्थापन की दिशा में जो बल लगा है F1 और गुणे S विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन ये हमारा कार्य का जो सूत्र है उसी को हम ले रहे हैं, बस यहाँ पे बल जो है वो विस्थापन की दिशा में जो बल लगा है F1 उसको ले रहे हैं। तो F1 गुणे S ये एक नंबर इसको डाल दीजिए। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए कि बल जो F है वो धागे की दिशा में, मतलब जो लड़की जो धागा खींच रही है खिलौने पे लगा हुआ है, तो उस धागे की दिशा में जो F बल हमने लगाया है, अर्थात क्षैतिज के समांतर रेखा से कुछ अंश के कोण पर वो जो है बल लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि F और F1 के बीच में एक कोण बना हुआ है। ठीक है, इस कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जो अभी हमने धनात्मक ऋणात्मक कार्य देखा उसके अंदर हम थीटा देख रहे थे, तो यहीं से मिला था हमको। तो अभी आपको समझ में आएगा कि थीटा का मान कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा उसे हम थीटा से दिखाएंगे। अब वो कोण जो है कितने अंश का बन रहा है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर बल जो है धागे की दिशा में अर्थात क्षैतिज के समांतर रेखा से कुछ अंश पर ये बल लग रहा है। तो F का जो क्षैतिज के समांतर दिशा में कार्य करने वाला जो घटक है F1 जो है, जो क्षैतिज दिशा में नीचे की तरफ है, तो त्रिकोणामिति की सहायता से अगर हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर cos थीटा लेंगे हम। तो cos थीटा क्या होता है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। आपको ये चैप्टर मैथ्स में भूमिति में आप पढ़ोगे त्रिकोणामिति। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर आपका स्टार्ट हुआ होगा तो आपको ये अनुपात पता चलेगा, और नहीं तो आप जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि cos थीटा होता है। cos थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो आपने समकोण में देखा होगा कर्ण होता है, फिर उसकी अलग दो एडजेसेंट साइड होता है, संलग्न भुजा होती है। तो ये एक तरह से आपको समकोण दिख रहा होगा। F और F1 का जो डॉट लाइन जोड़ा हुआ है F और F1 को, वहां पर 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि cos थीटा जो है, यानी कि जो थीटा जहां पर लिखा हुआ है जो कोण है, उसके सामने की जो भुजा है वो क्या हो गई, सम्मुख भुजा हो गई। और उसके बगल की जो भुजा है वो क्या हो गई आपकी F1 वाली, जो F1 वाली है वो संलग्न भुजा हो गई। और कर्ण आपको पता है कि 90 के सामने वाला जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसलिए F वाली जो भुजा है जहां F लिखा हुआ है वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 यानी कि संलग्न भुजा, तो F1 वाली हो गई, बटे में क्या लिखोगे आप, कर्ण। कर्ण क्या हो गया, F हो गया। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अनुपात cos थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F हो गया। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो F को आप cos थीटा के पास लेकर जाइए, तो F1 का आपको मान मिलता है F cos थीटा। ठीक है, तो F1 का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब ये जो F1 का मान है हमको कहाँ रखना है, 1 नंबर का जो समीकरण हमने तैयार किया है W बराबर F1 गुणे S, उसमें रखना है। तो इसलिए बल द्वारा किया गया जो कार्य है W बराबर क्या हो जाएगा, F1 की जगह पे आप लिख दीजिए F cos थीटा। तो F cos थीटा लिखने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है F cos थीटा S। ठीक है, विस्थापन भी है वहां पर, तो इसको साइड में विस्थापन को आगे लेकर आइए, W बराबर Fs cos थीटा। तो हमको इस प्रकार से मिलेगा कि अगर इस तरह से कोण बनता है तो आपको कार्य क्या होता है, Fs cos थीटा इस प्रकार से मिलता है। तो आगे देखेंगे हम थीटा के विशेष मान के लिए जो है किस प्रकार का कार्य होता है वो हम सारणी में देखेंगे। तो यहाँ देखिए थीटा दिया है, cos थीटा दिया है, मतलब थीटा का मान cos थीटा में रखेंगे तो उसका कुछ वैल्यू प्राप्त होता है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। W बराबर Fs cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखेंगे। तो अगर थीटा, तो जो हमने बात किया था कि अगर थीटा जो है, मतलब बल अगर मैं जिस दिशा में लगा रही हूँ विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, तो वहां पर क्या बनेगा, एंगल जो है कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब जीरो एंगल रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान जीरो। ठीक है, थीटा का मान जो कोण का मान है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो जब रखोगे तो cos थीटा की जगह पे जीरो रखिए, cos जीरो का मान जो है होता है 1 होता है। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसमें आप रखेंगे W बराबर एफ एस और कॉस थीटा, यानी कि कॉस जीरो का मान जो है 1 होता है, तो 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो W बराबर एफ एस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको धनात्मक, देखिए ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये जो कार्य हुआ है हमारा क्या है, धनात्मक कार्य है। अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से हम बोल रहे थे कि जब थीटा का मान जीरो होगा तो धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो धनात्मक कार्य क्यों होगा, क्योंकि थीटा का जो मान होता है वो cos जीरो जब हम रखेंगे, cos जीरो का मान होता है 1, तो 1 मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए W बराबर एफ एस मिलेगा हमको। तो यानी कि जो कार्य हुआ है वो धनात्मक कार्य हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे थीटा का मान अगर 90 यानी कि
जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब बल लगाया है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका जो है 90 का एंगल बनता है। तो जब cos 90 आप रखोगे तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप किसी संख्या को किसी भी संख्या को या किसी नंबर को, किसी भी लेटर को अगर यहाँ पे 0 cos थीटा का मान यानी कि cos 90 का मान जो है 0 आ रहा है, तो 0 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जो कार्य आया है वो शून्य कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 का एंगल अगर होता है, वहां पे बनता है, थीटा का मान 90 आता है, तो आपका कार्य शून्य शून्य हो जाता है। ठीक है, थीटा का मान अगर हम 180 लेते हैं, ठीक है, 180 कब आएगा, जब हम बल एक दिशा में लगा रहे हैं और कार्य जो है वो विपरीत दिशा, सॉरी, विस्थापन जो है वो विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक है, उल्टी दिशा में हो रहा है, तो cos 180 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1। यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, तो इसके लिए W बराबर जब हम fs cos 180 यानी कि cos 180 का मूल्य क्या है, -1, तो -1 से गुणा करते हैं fs में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -fs आ जाएगा। तो W बराबर -fs यानी कि ऋणात्मक कार्य, जो कार्य किया गया है वो कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक कार्य किस प्रकार से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, देखिए कि पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की जो क्षमता है उसको उस पदार्थ की हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अभी मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो हम दैनिक व्यवहार में हम इस तरह से कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं है, तो वो ऊर्जा, उससे क्या समझते हो आप, ऊर्जा। तो पदार्थ में, तो इसका क्या परिभाषा होगी, पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो पदार्थ में जो भी समाविष्ट जो भी कार्य करने की उसकी क्षमता है, उससे उस पदार्थ की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा की जो इकाइयां होगी वो समान होगी, इसलिए इसको दोनों की इकाई समान होगी। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेम वही इकाई लेनी है। एसआई प्रणाली में हम इकाई जूल लेंगे ऊर्जा की, और सीजीएस प्रणाली में इकाई अर्ग लेंगे। जिस प्रकार से कार्य का लिया था उसी प्रकार से ऊर्जा का भी होगा। ऊर्जा के देखिए विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन हम अलग अलग रूपों को नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर जो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसको हम विस्तार में जानेंगे। तो पहला देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण अगर पदार्थ को प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा मिल गई यहाँ पर कि अगर कोई पदार्थ या कोई पिंड जो है वो गतिशील अवस्था में है, तो उस समय उस गतिशील अवस्था में उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। उदाहरण देखिए यहाँ पर कि गतिशील गेंद स्टैम्प पर टकराना, गतिशील गेंद का स्टैम्प पर टकराना। तो जब बॉलर जो है वो बॉल फेंकता है और वो अगर स्टैम्प से टकराती है, तो जो बॉल आई है वो कैसी है, गतिशील अवस्था में है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा, उसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा। तो कोई भी गतिशील जो पिंड है उसके अंदर क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा है कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारना। तो देखिए कैरम जो है, स्ट्राइकर को जब आप मारते हो तो वो मोशन में आ जाता है, गति में आ जाता है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। कंचे खेलते समय, गोटियां जो खेलते हैं उस समय में कंचे जो है आपस में टकराते हैं। ठीक है, तो ये भी उदाहरण जो है आपको गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो कंचे खेलते समय जो है गोटियां जो है वो टकराती हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, उस गतिशील अवस्था में उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा गतिज ऊर्जा क्या है। अब हम देखेंगे गतिज ऊर्जा का समीकरण कैसे प्राप्त होता है। तो माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड होगा। देखिए हर एक पिंड का द्रव्यमान होता है, आपका भी कोई द्रव्यमान होगा, आपका भी कुछ वजन होगा, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो के होंगे आप। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी जो पिंड होता है उसका भी एक द्रव्यमान होता है, तो उसको हम, जो वजन होता है उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। तो m माना कि उसका द्रव्यमान क्या है, m है, मास, इंग्लिश में उसको मास बोलते हैं, इसलिए हम कैपिटल लेटर m से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
स्मॉल लेटर, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेटर से दर्शाना पड़ेगा, तो ये स्मॉल लेटर है, सॉरी ये गलती से कैपिटल हो गया। तो माना कि m जो है वो द्रव्यमान, वो पिंड का द्रव्यमान है, m द्रव्यमान का एक पिंड है जो कि स्थिर अवस्था में, रुकी हुई विरामावस्था में, ठीक है। अब बल जब उस पे लगाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, ठीक है। तो जब बल लगाएंगे तो वो गतिशील हो जाएगा, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा, स्टार्टिंग का जो वेग होगा, देखिए किसी भी पिंड का जब स्टार्टिंग में वो विरामावस्था में होता है तो उसका जो वेग होता है वो u बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं, उसको 0 लेंगे। अच्छा, बल जो लगा है तो वो F लेंगे, और जो उसमें त्वरण होता है वो क्या होगा, A होगा। A बराबर क्या है, त्वरण है। और T समय के पश्चात जो है, जब हम बल लगाते हैं तो T समय के पश्चात, यानी T बराबर क्या है, समय है, तो T समय के पश्चात जो है उसका अंतिम वेग, मतलब उसमें विस्थापन होता है, और कुल विस्थापन कितना हो रहा है, S हो रहा है, ठीक है। तो जो उसका अंतिम वेग होगा, फाइनल जो बल लगाने के बाद जो उसमें विस्थापन होगा, तो उस समय वो जो गतिशील अवस्था में होगा, तो उसका जो अंतिम वेग होगा उसको हम v से दर्शाएंगे। अतः पिंड पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, w बराबर f गुणे s। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हम देखते हैं कि जो न्यूटन का आपने नियम पढ़ा होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो उसमें दूसरा जो नियम है उसके अनुसार बल बराबर क्या होता है, मास द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि m गुणे a, यानी कि ma, ठीक है। तो इसको 1 नंबर डाल दीजिए, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। फिर आगे देखिए कि आपने दूसरे नियम के अनुसार ये जो आपका क्या बोलते हैं, गति का जो समीकरण है, उसमें आपने देखा है s बराबर क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सेकेंड वाला समीकरण, ठीक है। s बराबर क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। परंतु यहाँ पर जो है प्रारंभिक वेग हमने क्या लिया है, u बराबर 0 लिया है, तो यहाँ पर आपको बस u का मान 0 रखना है, ठीक है। धीरे धीरे रखते जाइए इस फॉर्मूला में, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u का मान जब हम 0 रखेंगे तो u और t दोनों गुणा करने पे, 0 का गुणा t में करने पर 0 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 को हटा दीजिए तो बचा क्या आपका, हाफ एटी स्क्वायर। तो s बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे इसको 2 नंबर डाल दीजिए। अब आगे देखिए कि w बराबर क्या है, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर क्या मिला है कि 1 और 2 समीकरण जो हमने f बराबर m में लिखा है, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया अपना। और s बराबर हाफ एटी स्क्वायर जो है ये अपना आपका क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो अब हम जो पिंड पर किया गया कार्य w बराबर fs है ना, उसको लेंगे उस समीकरण को, और उसके अंदर हम f का मान m में रखेंगे, और s का मान जो हमने निकाला है हाफ एटी स्क्वायर, इसको रखेंगे, ठीक है। तो w बराबर f के जगह पे हमने क्या रख दिया बच्चों, एम ए रख दिया, ठीक है। मास द्रव्यमान गुणे त्वरण एम ए, और गुणे हाफ, एस के जगह पे क्या रख दिया, विस्थापन के जगह पे हाफ एटी स्क्वायर रख दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि W बराबर एम ए गुणे हाफ एटी स्क्वायर कहाँ से आया, समीकरण 1 और 2 से आया, ठीक है। तो W बराबर अब क्या करेंगे हम, इसको मतलब अरेंज कर लीजिए। तो हाफ को आगे लेके आएंगे, m रहेगा इस यहाँ पर, और ए जो है वो 2 बार है, तो इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर और t का स्क्वायर, तो a और t का स्क्वायर दोनों मतलब दोनों का स्क्वायर है, इसलिए इसको कॉमन एक ब्रैकेट में लिख के हम दोनों का स्क्वायर लगा देंगे। तो m a t का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर हो गया अपना समीकरण का। आगे देखेंगे इसके कि न्यूटन का जो गति संबंधी पहला नियम है वो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, जो हमने अभी दूसरा समीकरण लिया था, अभी ये पहला जो गति का नियम है वो क्या है, उसमें क्या समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी है। तो यहाँ पे u क्या है, प्रारंभिक वेग 0 रख दीजिए, 0 प्लस ए टी। तो v बराबर 0 प्लस ए टी क्या मिल जाएगा हमको, v बराबर 80 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसका वर्ग लेंगे, v का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग लेने पर, तो वर्ग लेने पर अपने को क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये इसको 4 नंबर डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर जो है
एटी का जो स्क्वायर है, अभी हमने ये जो यहाँ पर अपने को मिला है W बराबर हाफ m और ब्रैकेट में एटी का स्क्वायर, तो ये एटी का जो स्क्वायर है ना, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, v स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, v स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर एटी स्क्वायर के बदले हम क्या लिख देंगे, v स्क्वायर लिख देंगे। तो m गुणे v स्क्वायर आ गया। तो समीकरण 3 और 4 से हो गया। ठीक है, ये डालते जाएंगे समीकरण 3 और 4 ताकि हमको पता चले कि ये कहाँ से आया। तो W बराबर अब हमें मिल गया हाफ mv स्क्वायर मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए कि पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा अर्थात उस पिंड पर किया गया जो कार्य होता है वो किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा जो है वो एक कार्य के बराबर ही है। मतलब गतिज ऊर्जा अर्थात उस पिंड पर किया गया कार्य है। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उसको K डॉट E डॉट से दर्शाएंगे। ठीक है, तो के ई इज इक्वल टू किया गया कार्य के बराबर होती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ पर अब हम डब्ल्यू का मान क्या रख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों हमको यहाँ पर मिल गया है कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर हमको मिल गया है गतिज ऊर्जा का समीकरण, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने इस तरह से गतिज ऊर्जा का समीकरण देखा। आगे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए बच्चों कि पदार्थ अगर कोई स्थिर अवस्था में है, मतलब उसके विशिष्ट स्थिति के कारण, किसी पदार्थ के या किसी पिंड के विशिष्ट स्थिति के कारण उसका जो भी पोजीशन होगा, जैसे भी वो रुका हुआ है, ठीक है, तो उस विशिष्ट स्थिति के कारण या फिर उसके स्थान के कारण उसमें जो भी उस समय ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि रुका हुआ पानी, तो जो रुका हुआ पानी, कहीं पर अगर पानी रुका हुआ है तो उसके अंदर देखिए बहता हुआ पानी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। ठीक है, और जो रुका हुआ पानी है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसके रुके हुए कंडीशन के कारण या विशिष्ट स्थिति में जो उसका जो स्थान है या विशिष्ट स्थिति जो रुकी हुई अवस्था है उसमें वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। उसके अंदर कौन सी ऊर्जा समाहित है, स्थितिज ऊर्जा। तो इससे हम परिभाषा देखिए, पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट है होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। पहला है खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ना। तो धनुष को जब हम तीर छोड़ने के पहले क्या करते हैं, उसको एक पोजीशन में लेते हैं, मतलब उसको हम खींच कर तान कर फिर उसके बाद निशाना साधते हैं और फिर तीर को छोड़ते, तुरंत नहीं ऐसे रखा तीर और छोड़ दिया। ठीक है, तो वैसा नहीं होता है। तो खींचा हुआ धनुष जो है उसके अंदर क्या रहती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखेंगे। ऊंचाई पर रखा हुआ पानी नीचे वाले नल में अपने आप आता है। तो देखिए जो ऊंचाई पर जो पानी है तो उस पानी की जो अवस्था है उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तीसरा है दबाई गई कमानी यानी कि स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप ऐसे पकड़ के ऐसी फेंक दो तो वो नहीं हिलेगा। ठीक है, वो इतना गति नहीं, मतलब इतना स्प्रिंग वाइब्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आपने प्रेस करके रखा है, दबा कर रखा है, तो उस समय दबाया क्यों, क्योंकि ज्यादा अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए तो आपको उसको ज्यादा उसको दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो दबाई गई जो कमानी है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से हमने स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देखा। अब आइए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का समीकरण। बच्चों आपको ये सारी जो पार्ट है हम सिर्फ दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट जो है कंप्लीट कर रही हूँ, तो आपको बाद में जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का समीकरण देखते हैं। यहाँ पर m द्रव्यमान का एक पिंड है। आपको समझ में आ गया होगा द्रव्यमान क्या है, किसी भी पिंड का जो भी वजन होता है द्रव्यमान कहते हैं उसको। तो m द्रव्यमान का एक पिंड है, पृथ्वी के पृष्ठ भाग से वो h ऊंचाई पर उसको ले जाना है, मतलब कुछ ऊंचाई पर हम लेके जाएंगे। तो h ऊंचाई, उसको मान लीजिए h ऊंचाई है, तो उस पे जो बल लगा रहे हैं वो क्या लग रहा है, क्योंकि उसको ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं इसलिए बल जो है हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना। तो यहाँ त्वरण के जगह पे हम क्या ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जी गुरुत्वीय बल। ठीक है, क्योंकि हम ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं ना, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है पृथ्वी का उसके अपोजिट दिशा में, इसलिए हम वहां पे ए के बदले क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो mg बल लगाने पर
गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में हम इसको लेके जा रहे हैं, इसलिए हम mg लिख रहे हैं। इस समय किया गया जो कार्य होगा उसको हम क्या लिखेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि W बराबर बल क्या है हमारा लग रहा है, mg लग रहा है। ठीक है, तो mg गुणे विस्थापन कहाँ पर लेके गए उसको, h ऊंचाई पर, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया आपका, h हो गया। तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh। बस यही है, सिंपल एकदम। तो इसलिए विस्थापन के कारण पिंड में समाविष्ट जो स्थितिज ऊर्जा है, तो जो ऊंचाई पर लेके गए हम h ऊंचाई पर, तो हमारा विस्थापन हो गया। तो इस विस्थापन h ऊंचाई पर जो विस्थापन हुआ है उसके कारण पिंड में जो समाविष्ट स्थितिज ऊर्जा थी उसके अंदर पीई, पोटेंशियल एनर्जी, जो स्थितिज ऊर्जा है उसको इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए उसका इनिशियल लेंगे हम पी डॉट ई डॉट। ठीक है, तो पीई लेंगे, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, mgh। यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वही हमारा जो है वो कार्य हो गया। ठीक है, उसमें उस समय किया गया कार्य हो जाएगा, तो वो किए गए कार्य के बराबर होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू। तो यानी कि डब्ल्यू का मान जो है आप लिख दोगे वहां पर mgh लिख दोगे। तो विस्थापन के कारण स्थितिज ऊर्जा जो है वो पिंड के अंदर कौन सी होती है, mgh, ये स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर समाविष्ट होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्थितिज ऊर्जा का समीकरण। देखिए ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित होती है। तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं, वो जो हमने आगे देखा। और उस ऊर्जा के जो प्रकार होते हैं तो वो कैसे होते हैं, कैसे वो बदलता रहता है। तो ऊर्जा जो है वो ना तो हम नया जनरेट करते हैं, ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये आगे देखेंगे ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। उसके पहले देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण जो है विविध प्रकार की ऊर्जा में होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बीच में है विद्युतीय ऊर्जा। तो विद्युतीय ऊर्जा जो है वो इंजन और पंखा जब आप चलाते हो उसको प्लग को मतलब उसको जब प्लग इन करते हो तो आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा उसके अंदर क्या, ये क्या है, यंत्र है ना, इंजन और ये पंखा ये सब क्या है, यंत्र है, जनित्र ये सब क्या है, यंत्र है। तो उसमें क्या होता है, जो यंत्र है उसका विद्युतीय ऊर्जा जो होती है उसको जब प्लग इन करते हो तो जो विद्युतीय ऊर्जा उसको पास करते हो तो वो क्या हो जाएगा, उसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है उसमें बदल जाता है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, विद्युतीय ऊर्जा में। उसी तरह से ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण जब आप प्लग इन करते हो हीटर को, तो आपका जो तापक होता है, जो हीटर होता है, वो आपको ऊष्मीय ऊर्जा मतलब उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा देता है। ठीक है, और जो ताप युग में मतलब किसी चीज को आपको गर्म करना है तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है उसका रूपांतरण किसमें हो गया, विद्युतीय ऊर्जा में हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसका एक दूसरे में रूपांतरण होता रहता है। उसी प्रकार से प्रकाशीय ऊर्जा जो है विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा जो है उसका भी उसी तरह से होता है। आपने सेल देखा होगा, जो सेल आते हैं जो आपके रिमोट में या फिर आपके जो टॉयज होते हैं उसके अंदर आप डालते हो, घड़ी में डालते हो, तो जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है। उसको जब आप अप्लाई करते हो, किसी टॉय में डालते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जब मिलते हैं तो क्या होता है, वहां पे विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरी प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है। उसी प्रकार से ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा का भी रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में और विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में। तो इस तरह से रूपांतरण होता है। आगे देखेंगे ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम जो अभी हमने बोला कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, उस बस एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। ठीक है, या रूपांतरित किया जा सकता है। तथापि लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तथापि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा, देखिए ना तो नष्ट किया जा रहा है ना तो नया निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जो ऊर्जा हमारी है वो घूम रही है पूरे वायुमंडल में। तो इसके लिए विश्व की जितनी भी संपूर्ण ऊर्जा है वो सदैव अक्षय रहती है। अक्षय मतलब कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, समझ में आया? उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। वो जितनी है उतनी ही रहती है, क्योंकि ना तो नई ऊर्जा निर्माण की जा रही है ना तो उसका विनाश किया जा रहा है। ठीक है, बस एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है। तो इस प्रकार से ये कार्य चलता रहता है। तो इसको हम कहेंगे ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मुक्त पतन अपना अगला टॉपिक है, मुक्त पतन। मुक्त पतन में क्या है, देखिए फ्री फॉल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्री फॉल। ठीक है, तो मुक्त पतन में क्या होता है कि किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ने पर, अगर हम उसको ऊंचाई पर ले जाएंगे और वहां से उसको छोड़ देंगे तो क्या होता है, उस पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर क्या होता है, खींचा जाता है।
आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा है कि कोई पिंड को मैंने ऊपर फेंका और वो ऊपर ही गायब हो गया, मतलब वापस नीचे आया ही नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जभी भी हम कोई किसी भी पदार्थ को या किसी पिंड को हम हवा में उछालते हैं, तो वापस वो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके द्वारा पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल के द्वारा क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसको खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। तो कोई भी जो पिंड है वो जभी भी ऊपर की तरफ आप फेंकते हो या उसको हम ऊंचाई पर ले जाएं और वहां से उसको नीचे छोड़ा जाए, तो क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। तो मुक्त पतन में जो है, देखिए इसमें समीकरण भी है, पर वो समीकरण मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। एक्चुअली आप आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपको ऐसा दिया रहेगा कि किसी पिंड को जो है हम ऊंचाई पर ले जाएंगे, माना कि उसका द्रव्यमान m होगा और उसको h ऊंचाई पर ले जाएंगे, तो अलग अलग ऊंचाई पर, मतलब उस ऊंचाई से, जैसे बिल्डिंग के एकदम टॉप टेरेस पे लेके गए आप और वहां से आप उसको नीचे गिरा रहे हो, तो जब आप नीचे गिरा रहे हो तो क्या होगा, वहां पर आपको जो है पिंड नीचे की तरफ जब आएगा, तो नीचे आते समय उसको अलग-अलग बिंदुओं पर, मतलब उतने टेरिस से लेके नीचे तक, जमीन पर गिरने तक, तो ए, बी, सी ऐसा 3 पॉइंट लेंगे कि नीचे आने तक, मतलब वहां से ऊपर से फिर एक बीच का पॉइंट लेंगे, एक ऊपर का पॉइंट हो गया ए, बीच का पॉइंट हो गया जहां वो बीच की ऊंचाई में पहुंचता है, ऊपर टेरिस से जमीन की तरफ आते वक्त जमीन को हम सी ले लेंगे और जो मध्य का जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इन 3 ऊंचाइयों पर हम अलग-अलग जगह पर उसका क्या ज्ञात करेंगे, उसकी कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो जो कुल ऊर्जा हमको मिलेगी, वो कुल ऊर्जा हमारी किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब तीनों पॉइंट पर, यानी कि जब वो ऊंचाई पर था, वहां पर भी ए पॉइंट पर भी उसकी कुल ऊर्जा जो है वो टोटल गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh ही आएगी, और दूसरे बिंदु पर भी बी पॉइंट पर भी जो है, जब वो h ऊंचाई पर, मतलब h ऊंचाई पर लेके गए ना, तो जब बीच में पहुंचता है उस समय भी उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को जब हम जोड़ेंगे, तो वहां पर भी हमको mgh मिलता है। और तीसरे सी बिंदु पर भी जो है, जमीन पर जब वो गिर जाता है, उस समय भी उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपकी mgh ही आती है। यानी कि आपकी जो तीनों बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होती है वो कितने किसके बराबर होती है, mgh क्या है आपका, अभी हमने निकाला था यहाँ पर, mgh आपका क्या था, वो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है? तो इसलिए हर एक पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर जब तक कि वो नीचे नहीं आता, तब तक वहां पर तीनों बिंदु पर आपको जमीन पर गिरते समय जो है कुल जो उसका तीनों स्थिति में उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब उसके बराबर ऊर्जा होती है। तो अगला जो हमारा मुक्त पतन के बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है, शक्ति। शक्ति में देखिए बच्चों, स्लाइड ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा-सा ये मैंने लास्ट मोमेंट में किया है, ये टॉपिक रह गया था। तो देखिए, शक्ति जो है इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, हम लोग कभी-कभी बोलते हैं ना कि अरे मेरी शक्ति खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे में ताकत नहीं है। इस तरह से आपने ऊर्जा के लिए भी देखा होगा, शक्ति के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि मेरी कार्य करने की क्षमता खत्म हो गई या मेरी कार्य, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कार्य करने की दर को, यानी कि दर बोल दिया तो यानी कि आपको क्या करना है, कार्य बटे समय, मतलब हम वहां पर समय को नोट कर लेते हैं, ठीक है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं कि आप किस स्पीड से कार्य कर रहे हो, कितने समय में वो कार्य को कर रहे हो, ठीक है? तो समय को भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला देखेंगे शक्ति का। शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W बटे T, ठीक है? तो कार्य को हम W से वर्क बोलते हैं, तो इसको इनिशियल लेंगे W, W हो गया और समय जो है अपना T हो गया, ठीक है? तो P, शक्ति को हम P से दर्शाएंगे, कैपिटल लेटर, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पावर, तो इसलिए इसका इनिशियल लेंगे P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन T हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो है शक्ति हो गया, इसकी परिभाषा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने देखा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि W अपॉन T, ठीक है?
और कार्य की जो इकाई है उसको हम देख लेते हैं। तो कार्य की जो इकाई है, एसआई इकाई जो है वो आपकी क्या है, जूल है। ध्यान रखिए बच्चों, कार्य की जो एसआई इकाई है वो क्या है, जूल है। तो यहाँ पर शक्ति की हमको इकाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? कार्य की इकाई क्या हो गई आपकी, जूल हो गई। और जो समय है उसको हम सेकेंड्स में लेते हैं, तो यहाँ पर आपका शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, वाट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाट कहेंगे। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर शक्ति की जो इकाई है हम उसे क्या कहेंगे, 1 वाट, मतलब वाट कहेंगे। उसकी इकाई क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र में जो है शक्ति की इकाई को नापने के लिए, औद्योगिक मतलब कमर्शियल पर्पस, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, कंपनियां होती है, तो उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो जब चलती हैं तो उसमें जो उसकी शक्ति होती है, तो औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को जब हम नापते हैं तो उसको हम ऐसे वाट में नहीं नापते हैं, उसको हम किस में नापते हैं, अश्व शक्ति में। क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करता है, विद्युतीय ऊर्जा जो उपयोग में लाता है, वो कैसा होता है, वो बहुत ही ज्यादा पावर का होता है। तो इसलिए उसको अश्व शक्ति में नापते हैं, हॉर्स पावर, क्या बोलते हैं उसको, हॉर्स पावर। इस इकाई का उपयोग जो है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है आपको कि औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को नापने के लिए अश्व शक्ति, इस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, वो हमने यहाँ पे लिया नहीं है। तो वो न्यूमेरिकल्स जो है आपके सूत्र के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जो हमने सूत्र देखे हैं उसी पर आधारित वो सवाल होंगे छोटे छोटे। तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो आराम से कर पाओगे आप। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर वो F1 और वो F और F1 का बताइए ना आप। अच्छा, F और F1 वाला, देखिए ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, टॉय को खींच रही है ना, रस्सी लगा हुआ है ना। तो वो बल किस पे लगा रही है, रस्सी पर लगा रही है। ठीक है, तो वो जो रस्सी पे बल लगा रही है वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अच्छा, रस्सी को ऊपर की दिशा में खींच रही है ना, जैसे मैंने किसी गाड़ी को लिया है, जमीन पे वो गाड़ी चल रही है, उसके में अंदर मैंने एक खिलौने में एक रस्सी बांधी, तो रस्सी को मैं खींचूंगी तो रस्सी मेरी कहाँ रहेगी, ऊपर की दिशा में रहेगी ना। मतलब वो डायग्राम अगर उसको रे डायग्राम में देखा जाए तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा देख। हाँ, ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको। तो ये समझिए कि जो रेक्टेंगल जो नीचे बना हुआ है जमीन पर, हाँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जमीन है। ठीक है, तो ये जो है आपका खिलौना हो गया, इस पे रस्सी लगी हुई है, तो एफ जो लिखा हुआ है ना वो आपका क्या हो गया, रस्सी हो गया। तो रस्सी के ऊपर मैंने जो बल लगाया है वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसको आप क्या लिखोगे, एफ। और जो विस्थापन होगा, ठीक है, तो विस्थापन कहाँ पे होगा, रस्सी के ऊपर की तरफ ही गाड़ी चल के आएगी क्या आपके ऊपर, रस्सी के थ्रू ऊपर ऊपर चढ़ते जाएगी क्या, नहीं ना। वो गाड़ी कहाँ चलेगी, जमीन पर चलेगी ना। आप रस्सी से ऊपर खींचोगे, बल लगाओगे रस्सी के ऊपर एफ, और गाड़ी जो है वो जमीन पर चलेगी। तो वो जो गाड़ी की जो विस्थापन की दिशा है, मतलब उसको हम क्या करेंगे, गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो वो क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन की जो दिशा में चल रही है तो वो जो है वो हम F1 लिख रहे हैं। आए समझ में आपको? हाँ टीचर, ये ठोस का बता दीजिए। क्या? टीचर ये है ना आधा सर्कल इस डायग्राम में। हाँ, आप क्लियर बोलिए, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। टीचर इस डायग्राम में है ना आधा सर्कल। डायग्राम में हाँ टीचर, ये ठोस है ना। ये थीटा जो दिया हुआ है, कॉस थीटा, वो सब पूछ रही हो क्या? हाँ टीचर, ये दिया है ना अच्छा अच्छा। इसको। हाँ, देखिए कॉस थीटा जो है ना वो आपको त्रिकोणामिति का एक अनुपात है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो अभी आपको चैप्टर अगर नहीं पढ़ाया गया होगा मैथ्स में तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, पर ये कॉस थीटा यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो मैंने बल लगाया एफ, ठीक है, रस्सी पर, और जो दिशा में गाड़ी जा रही है तो F1 हो गया। तो ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना, दिख रहा है आपको?
कोण हाँ, बनता हुआ दिख रहा है, हाँ, तो उसको हम किससे लिखते हैं, थीटा। हाँ, इसको आप बदल नहीं सकते, तो ये आप क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे। अब ये थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल का कुछ तो वैल्यू होगा ना, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर थीटा ले लीजिए। अब ये जो थीटा है उसका मान आगे मैंने दिखाया कि किस तरह से 90 होता है, कब 90 होता है, कब 0 होगा और कब 180 होगा, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर हम सिर्फ सूत्र निकाल रहे, ठीक है। बाद में थीटा का मान क्या होगा वो अलग अलग कंडीशन में, वो आगे वो हमने देखा। तो यहाँ पर अभी कैसे आया, ये cos थीटा बराबर क्या होता है, ये अनुपात फिक्स रहता है, इसको मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपके त्रिकोणमिति अनुपात में। तो क्या दिया है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये ध्यान में रखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, कोण की संलग्न भुजा बटे संलग्न मतलब जुड़ी हुई भुजा। मतलब देखिए अगर 90 का आपने ये पाइथागोरस प्रमेय सुना है ना, पाइथागोरस प्रमेय सुना है ना, उसमें क्या होता है 90 का एक समकोण होता है, जो समकोण के मतलब जो 90 का जहां पे एंगल बन रहा है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, बराबर हाँ है ना। टीचर। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर जो कर्ण है वो कौन सा हो जाएगा, F और F1 को जो डॉट लाइन जोड़ रही है, F और F1 को, बराबर ना, दो हाँ जो टीचर। एरो है, हाँ, वो आपका 90 का हो गया, वहां पर 90 एंगल हो गया, तो उसके सामने की भुजा क्या हो गई, एफ वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गया। तो इसके लिए कर्ण के जगह पे क्या लिखा है, एफ लिखा है, देखो है ना। F1 किसको लिया, नीचे की संलग्न भुजा हो गई, मतलब जो 90 का जो संलग्न भुजा बट कर्ण बट और संलग्न भुजा कौन सी हो गई, कर्ण के बगल वाली ये संलग्न भुजा हो गई, बराबर ना। ये समकोण बनाने वाली भुजा एक सामने वाली हो गई, तो ये संलग्न भुजा F1 हो गई और जो कर्ण है वो F हो गया। तो इसलिए हमको अनुपात मिल गया cos थीटा बराबर F1/F, ठीक है। अब ये F जो है ना नीचे हर में जो लिखा हुआ है उसको आप cos थीटा के पास लेके जाओ, क्योंकि मुझे F1 का मान निकालना है। तो F1 बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, F cos थीटा हो जाएगा। आया समझ में इतना। हाँ टीचर। हाँ, तो अब जो मेरा 1 नंबर मैंने कहाँ डाला है, W बराबर F1 गुणे S डाला है ना, 1 नंबर है ना। हाँ टीचर। तो वहां पे F1 का मान रख दो। F1 का मान अभी मैंने क्या निकाला, F cos थीटा, है ना। तो वहां पर उसी समीकरण में मैंने F1 के जगह पे लिख दिया F cos थीटा, और S देखो बगल में बचा है क्योंकि ऑलरेडी पहले से S था ना उसमें समीकरण में, तो S लिखा हुआ है वहां पर। अब S को आगे ले लो F के पास, तो Fs cos थीटा हो गया। तो ये हमारा सूत्र आ गया, W बराबर Fs cos थीटा। अब समझ में आया। हाँ टीचर। ओके ओके, और कोई है, और किसी को डाउट है। हेलो हेलो बच्चों, मिस, हाँ बोलिए सर। टाइम हो गया है, आप लास्ट स्टेटमेंट दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए ना मिस। ओके ओके सर, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, आपने लेक्चर को सुना उसके लिए धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें लेक्चर लेने के लिए।